अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टियारा एकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट जेआरएफ, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी और दीगर तमाम एग्ज़ाम के लिए मुफीद और कारगर साबित होगी। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए। तो आइए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रजब अली बेग सुरूर। तो ये आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग इसको तफसील से जानेंगे। रजब अली बेग सुरूर, ठीक ना। देखिए, नाम है इनका रजब अली बेग और सुरूर जो है इनका तखल्लुस है। और सुरूर 1200 हिजरी मुताबिक 1786 ईस्वी में लखनऊ में पैदा हुए। कहाँ पे हुए हैं? लखनऊ में। और सुरूर का इंतकाल 1286 हिजरी मुताबिक 1869 ईस्वी में बनारस में हुआ और बनारस ही में दफन किए गए। कहाँ पे दफन किए गए? बनारस में, और बनारस ही में इनका वफ़ात हुआ था। और सुरूर के वालिद का नाम है मिर्ज़ा असगर अली बेग। इनके वालिद का नाम क्या है? मिर्ज़ा असगर अली बेग। सुरूर की तालीम व तरबियत दिल्ली में हुई और सुरूर अरबी, फ़ारसी ज़ुबान व अदब के अलावा शहसवारी, तीरंदाज़ी, खुशनवेसी और मौसीकी में दस्तरस रखते थे। नेक्स्ट है, सुरूर शायरी में आगा नवाजिश हुसैन खां नवाजिश के शागिर्द थे। क्या थे? शागिर्द थे। और वाली अवध गाज़ीउद्दीन हैदर ने एक कत्ल के इल्ज़ाम में वाली अवध गाज़ीउद्दीन हैदर ने एक कत्ल के इल्ज़ाम में सुरूर को 1824 में लखनऊ से जिलावतन किया था। और सुरूर कानपुर चले गए थे। कहाँ पे चले गए थे? लखनऊ से कानपुर चले गए थे। इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा। फिर नसीरुद्दीन हैदर ने सुरूर का कसूर माफ़ करके, किसने? नसीरुद्दीन हैदर ने सुरूर का कसूर माफ़ करके उन्हें लखनऊ आने की इजाज़त दी थी। मतलब जिला वतन किए थे गाज़ीउद्दीन हैदर, ठीक है, गाज़ीउद्दीन हैदर, और फिर से वापस किसने बुलाया था? नसीरुद्दीन हैदर ने। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ना। और उसके बाद देखिएगा, वाजिद अली शाह ने सुरूर को 50 रुपये, वाजिद अली शाह ने सुरूर को 50 रुपये माहाना पर दरबारी शोरा में दाखिल किया था। सुरूर 1859 में बनारस गए थे और आखिरी उम्र तक यहीं रहे। सुरूर के गालिब के साथ दोस्ताना ताल्लुकात थे, यानी कि एक तरह से अगर देखा जाए तो सुरूर के दोस्त कौन हुए? गालिब हुए। तो आप लोग मुझे ये बताइएगा कि गालिब की पैदाइश और वफ़ात कब हुई है, ठीक है। तो इसे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दीजिएगा। आगे है, सुरूर नस्र के एतबार से दबिस्तान लखनऊ के बानी थे। किसके बानी थे? दबिस्तान लखनऊ के बानी थे। बकौल चकबस्त अवध पंच के पहले रजब अली बेग सुरूर के तर्ज तहरीर की परस्तिश हुई थी। फिर है रजब अली बेग सुरूर के कारनामे। फसाना अजायब 1240 हिजरी और 1824 ये सुरूर की पहली नसरी तसनीफ़ है। इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसकी डेट आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। फिर है शगुफ़े मोहब्बत 1272 हिजरी और 1856 में ये सुरूर की तसनीफ़ करदा दूसरी दास्तान है, जिसका किस्सा महर चंद खत्री की तसनीफ़ किस्सा मुल्क मोहम्मद वगीती अफरोज़ से अख़ज़ किया गया है। किससे? मुल्क मोहम्मद वगीती अफरोज़ से अख़ज़ किया गया है। गुलज़ार सुरूर 1275 हिजरी एक तमसीली दास्तान है और फसाने अजायब के बाद सुरूर की दूसरी अहम किताब है, ठीक है। अब अगला देखिएगा, सुरूर ने बनारस में
वहाँ के महाराजा ऐशरी प्रसाद नारायण सिंह के हिदायत पर सुरूर ने बनारस में वहाँ के महाराजा ऐशरी प्रसाद नारायण सिंह की हिदायत पर मुल्ला मोहम्मद रज़ी तबरेज़ी की फ़ारसी तसनीफ़ हदायकुल उश्शाक। तो बताइए हदायकुल उश्शाक किसकी है? तो यहाँ से देखिएगा, मुल्ला मोहम्मद रज़ी तबरेज़ी की फ़ारसी तसनीफ़ है हदायकुल उश्शाक। तो इसका तर्जुमा जो किए हैं गुलज़ार सुरूर से किए हैं। गुलज़ार सुरूर किसका तर्जुमा है? अगर आए तो आपको बताना है कि हदायकुल उश्शाक का है, ठीक है, इसका है। अब आगे देखिएगा, गुलज़ार सुरूर के दीबाचे में वाजिद अली शाह के मुअज़्ज़िज़ वली और लखनऊ के तबाही का बयान है। मतलब गुलज़ार सुरूर के दीबाचे में वाजिद अली शाह के है ना मुअज़्ज़िज़ दिल्ली और लखनऊ की तबाही का बयान है। इब्तिदा में गालिब की तकरीज़ भी शामिल है, ठीक है। अब ये तकरीज़ क्या होता है ये आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। अब देखिए, शबिस्तान सुरूर 1279 हिजरी या अलिफ लैला का आसान ज़बान में तर्जुमा है। सुरूर की दूसरी तसानीफ़ के बरक्स इस किताब की ज़ुबान सादा और सहल है। इसकी ज़ुबान कैसी हैं? सादा और सहल हैं। देखिए यहाँ से फिर से देखिएगा, शबिस्तान सुरूर यानी 1279 हिजरी यह अलिफ लैला का आसान ज़ुबान में तर्जुमा है। ये शबिस्तान जो सुरूर है यह किसका तर्जुमा है? तो अलिफ लैला का है। किसका है? अलिफ लैला का है। अलिफ लैला का तर्जुमा कौन सा है? तो ये है शबिस्तान सुरूर, जो कि आसान ज़ुबान में तर्जुमा है। और सुरूर की दूसरी जो तसानीफ़ है इस किताब की ज़ुबान सादा और सहल है। फिर देखिए, शरार इश्क ये एक मुख्तसर किस्सा है। क्या है? शरार इश्क एक मुख्तसर किस्सा है। नेक्स्ट देखिएगा, फसाने इबरत ये 1856 में फसाने इबरत में सुरूर ने लखनऊ के आखिरी 4 नवाबों के हालात कलमबंद किए हैं। उसमें देखिएगा, तारीख़ी एतबार से फसाने इबरत अहमियत की हामिल है, ठीक है। फसाने इबरत को आप लोग अच्छे से देखिएगा कि इसमें कितने बादशाहों का या कितने नवाबों के हालात के बारे में बताए गए हैं। तो 4 नवाबों के। फिर है सुरूर सुल्तानी, सुरूर की आखिरी तसनीफ़ है, ये इनकी आखिरी तसनीफ़ है, तो याद रखिएगा इसे भी। सुरूर ने वाजिद अली शाह की फरमाइश पर शाहनामा के फ़ारसी तलख़ीस यानी शमशेर ख़ानी का उर्दू तर्जुमा सुरूर सुल्तानी के नाम से किया था। अब है इंशाए सुरूर, ये रजब अली बेग सुरूर के मकातीब का मजमुआ है, ठीक है। इनके मकातीब का मजमुआ क्या है? इंशाए सुरूर है। अब हम लोग पढ़ेंगे फसाने अजायब। फसाने अजायब ये देखिएगा, 1240 हिजरी मुताबिक 1824 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसकी डेट। अब देखिएगा, फसाने अजायब सुरूर और शुमाली हिंद की पहली अहम तबाज़ाद दास्तान है। ये फसाने अजायब कैसी है? तबाज़ाद है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहली जो तबाज़ाद है वो कौन सी है? तो आपकी यही है, पहली अहम तबाज़ात दास्तान जो है वो है फसाने अजायब शुमाली हिंद की। कहाँ की? शुमाली हिंद की, ठीक है। जिसमें लखनऊ की तहज़ीब व मुआशरत पेश की गई है। कहाँ की? लखनऊ की। लेकिन अगर कहीं कहीं कानपुर भी दे देता है तो वो भी सही होगा। अगर ऑप्शन में लखनऊ है तो वो बेहतर है, अगर लखनऊ ना दे के कानपुर दे रहा है तो उसे भी हम सही कर सकते हैं। सुरूर ने फसाने अजायब को हकीम असद अली खां की फरमाइश पर कानपुर में, किसकी फरमाइश पर? तो हकीम असद अली की फरमाइश पर कानपुर में 1240 हिजरी मुताबिक 1824 में तसनीफ़ किया था। और दास्तान फसाने अजायब पहली बार 1843 में शाये हुई है। कब शाये हुई है?
तो 1843 में हुई है। अब अगला हम लोग देखेंगे, सुरूर ने फसाने अजायब तसनीफ़ करते वक्त गुलशन नौबहार, बहार दानिश, पद्मावत, दास्तान अमीर हमज़ा और सहरुल बयान से इस्तेफ़ादा किया है। कितनी किताबों से इस्तेफ़ादा किया है तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। गुलशन नौबहार, बहार दानिश, पद्मावत, दास्तान अमीर हमज़ा और सहरुल बयान से इस्तेफ़ादा किया है। अब अगला देखिएगा, फसाने अजायब की इबारत इंतहाई पुरतकल्लुफ़ क्या है? इबारत जो इसकी है इंतहाई पुरतकल्लुफ़ है, नहायत पेचीदा और मुकफ़्फ़ा मुसज्जा है। इस तरह कहा जा सकता है कि फसाने अजायब ज़ुबान व बयान के एतबार से नौ तर्ज़ मुरस्सा की तक़लीद में लिखी गई है। किसकी तक़लीद में? तो नौ तर्ज़ मुरस्सा। ठीक है। अब सुरूर ने मीरामन के बागो बहार के जवाब में दास्तान फसाने अजायब लिखी थी। किसके जवाब में? तो सुरूर ने मीरामन के बागो बहार के जवाब में फसाने अजायब लिखी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सवाल आ चुका है कि बागो बहार के जवाब में कौन सी दास्तान लिखी गई है, तो आप लोग भूलिएगा नहीं, फसाने अजायब लिखी गई है। नेक्स्ट देखिएगा, सुरूर ने फसाने अजायब के दिबाचे में बागो बहार और उनके मुसन्निफ़ का मजाक उड़ाया है। मीरामन ने दर पर्दा अहले लखनऊ पर बागो बहार में वो चोट की थी जिसका उसका बदला लिया है। उसके बाद अगला है, सुरूर ने फसाने अजायब की मतन 18 बार तब्दीली की है। कितनी बार? 18 बार तब्दीली की है। ठीक है। और फसाने अजायब में शामिल अशार सुरूर और उनके उस्ताद नवाजिश, तो इनके उस्ताद कौन हैं? नवाजिश हैं। के हैं। और इसके अलावा हाफिज़, जामी, सौदा, मीर, मुसफ़ी, सोज़, जुरात और मीर हसन वगैरह के अशार भी शामिल हैं। सुरूर ने फसाने अजायब में लखनऊ की तारीफ़ और कानपुर की मज़म्मत की है। तो अगर सवाल आए कि कहाँ की तारीफ़ की है और कहाँ की मज़म्मत की है, तो लखनऊ की तारीफ़ की है और कानपुर की मज़म्मत की है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अब अगला देखिएगा, सुरूर ने फसाने अजायब में बादशाह गाज़ीउद्दीन हैदर और बादशाह नसीरुद्दीन की शान में भी मदहिया अल्फाज कहे हैं। मदहिया का मतलब तारीफ़ की है। और सुरूर ने मतलब जबकि गाज़ीउद्दीन हैदर ने इन्हें जिला वतन किया था और नसीरुद्दीन हैदर ने इन्हें फिर से वहाँ पे बुला लिया था। अगला है, सुरूर ने दास्तान फसाने अजायब को बादशाह नसीरुद्दीन हैदर के दरबार में पेश किया था। किसके दरबार में पेश किया था? तो बादशाह नसीरुद्दीन हैदर के दरबार में। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज़ाहिर है गाज़ीउद्दीन हैदर ने जब इन्हें जिला वतन कर दिया था तो कोई भी रहेगा नहीं लेके जाएगा, तो इन्होंने जब बुलाया था तो इन्हीं के दरबार में ये पेश करना ज़्यादा अच्छा समझेंगे। उसके बाद है, फसाने अजायब का इम्तियाज़ उसके उसलूब और मुआशरत के बयान में भी मुज़म्मिर है। फसाने अजायब का इम्तियाज़ उसके उसलूब और मुआशरत के बयान में भी मुज़म्मिर है। डॉक्टर ज्ञानचंद जैन ने फसाने अजायब की अज़मत का राज उसके मुरस्सा उसलूब में बताया है। ठीक है, इनका जो राज बताए हैं वो किस में बताए हैं? मुरस्सा उसलूब में। फसाने अजायब में लखनऊ की तहज़ीब व माशरत की भरपूर अक्कासी की गई है। वेरी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है, फसाने अजायब में चीज़ों की तफसील देखकर सबरस की याद आती है। मतलब किसकी याद आती है? सबरस की, क्योंकि सबरस भी बिल्कुल तमसीली ही दास्तान है और इसी तरह से लिखा गया है पूरा डिटेल में। तो जब इसको पढ़ते हैं तो सबरस की याद आती है। तो आप लोग ये बताइएगा सबरस किसकी दास्तान है और कब लिखी गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, फसाने अजायब को कई नामों से जाना जाता है। मसलन फसाने अजायब, फसाने अजीब, किस्सा अंजुमन आरा, जाने आलम और किस्से जाने आलम। ठीक है, तो इतने नामों से जाना जाता है। अगर आपको फसाने अजायब ना दे के फसाने अजीब दे दे, किस्से अंजुमन आरा दे दे, या जान आलम दे दे, या किस्से जाने आलम दे दे, तो इसमें से कोई भी आएगा तो वो आपका सही होगा।
नेक्स्ट देखिएगा, बाज़ नाकदीन ने फसाने अजायब को नावल का पेशे रू कहा है। क्या है? नावल का पेशे रू कहा है। नेक्स्ट देखिएगा, सुरूर ने फसाने अजायब के दीबाचे में वजह तसनीफ़ के बारे में लिखा है कि उनके चंद दोस्त एक दिन आपस में बैठकर बातचीत कर रहे थे कि एक दोस्त ने किस्सा कहने की फरमाइश की और मैंने इसी पर अमल करते हुए चंद कलमात उनके सामने बयान किए, जिसे बाद में कानपुर के क़याम के दौरान दास्तान की शक्ल में पेश किया और 1240 में यह किताब मुकम्मल हुई। अब देखिए फसाने अजायब का खुलासा। एक बादशाह जिसका नाम फ़िरोज़ बख्त था, मुल्क ख़तन पर हुकूमत करता है और मुल्क ख़तन का नाम किस्मताबाद भी है। ठीक है, अगर मुल्क ख़तन ना दे के आपको किस्मताबाद दे देता है तो भी सही करिएगा। फिर अगला देखिएगा, उसके अहद में तमाम मखलूक खुशहाल हैं, ख़जाना ला इंतहा और वज़ीरों अमीर जांफिशा हैं, लेकिन उसके बावजूद बादशाह को कोई औलाद नहीं थी। 60 बरस की उम्र, कितने बरस की? 60 बरस की उम्र में एक फ़र्जंद की विलादत होती है जिसका नाम जाने आलम रखा जाता है। हीरो का नाम क्या होगा? जाने आलम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नजूमी पेंशन गोई करते हैं कि शहज़ादा जाने आलम 15 बरस की उम्र में, कितने बरस की? 15 बरस की उम्र में घर से बेघर हो जाएगा। 14 साल की उम्र में जाने आलम की शादी माह तलत, किससे? माह तलत से कर दी जाती है। एक दिन जाने आलम बाज़ार से लाख रुपए यानी खिलत के सिवा में एक ऐसा तोता ख़रीद लाता है एक दिन जाने आलम बाज़ार से लाख रुपए में एक ऐसा तोता ख़रीद कर लाता है जो बातचीत भी करता है। एक रोज़ तोता शहज़ादी अंजुमन आरा का ज़िक्र शहज़ादी अंजुमन आरा का ज़िक्र जान आलम के सामने करता है। किसके सामने? जो हीरो होता है उसके सामने, किसकी? अंजुमन आरा का, है ना। अंजुमन आरा का ज़िक्र जान आलम के सामने करता है और अंजुमन आरा का ज़िक्र सुनते ही जान आलम का दिल पुर्जे पुर्जे और दिमाग अक्ल से खाली हो जाता है। पुर्जे पुर्जे और दिमाग अक्ल से खाली हो जाता है। गायबाना इश्क सर पर सवार होता है। तोते की मदद चाहता है। तोते को पछतावा भी होता है कि क्यों उसके सामने अंजुमन आरा का ज़िक्र कर गया। तोता शहज़ादे से कहता है, मैंने हर चंद चाहा आप रंज सफ़र मसाइब शहर बशहर एज़ाए गुरबत से बाज रहें कि सफ़र और सुकर की सूरत एक है, उससे बचना नेक है। मगर मालूम हुआ कि हुजूर के मुक़द्दर में ये और लिखा है। मेरा कसूर उसमें क्या है? अंजाम कार तोते की रहबरी में शहज़ादा वज़ीरज़ादा के साथ मुल्क ज़र निगार, कौन से मुल्क में? ज़र निगार, मुल्क ज़र निगार के लिए रवाना होता है जहाँ शहज़ादी अंजुमन आरा रहती है। रास्ते में तोता उड़ जाता है। वज़ीरज़ादा पिछड़ जाता है और शहज़ादा जाने आलम एक तिलिस्म में गिरफ़्तार हो जाता है। नक्शे सुलेमानी से रिहाई मिलती है। फिर वादिये फरहनाक में पहुंचता है। मलिक महर निगार से मुलाकात होती है और शहज़ादे पर फ़िदा हो जाती है। शहज़ादा वापसी का वादा करके महर निगार से रुखसत लेता है और अंजुमन आरा के शहर ज़र निगार पहुँचता है। अंजुमन आरा को एक जादूगर की कैद से छुड़ाता है और उससे मिलकर दिल का हाल सुनाता है। अंजुमन आरा का बाप जान आलम से खुश होकर दोनों की शादी मंजूर कर लेता है। फिर दोनों की शादी हो जाती है।
शहज़ादा अंजुमन आरा को लेकर वतन लौटते हुए मलका महर निगार से भी निकाह कर लेता है, मगर वज़ीरज़ादे की बातों में आकर शहज़ादा मुर्दा बंदर में अपनी रूह मुंतकिल कर लेता है और वज़ीरज़ादा शहज़ादे के बदन में अपनी रूह मुंतकिल कर लेता है। मालूम हो कि जाने आलम ही ने वज़ीरज़ादे को तब्दीली रूह का अमल सिखाया था। फिर शहज़ादा बंदर से तोते के कालिब में आ जाता है, बंदर से किसके कालिब में? तोते के कालिब में आ जाता है और वज़ीरज़ादा बकरी के बच्चा के कालिब में मुंतकिल होता है। आखिर में वज़ीरज़ादे को सज़ा दी जाती है। अब किरदारों की पहचान देखेंगे हम लोग। जाने आलम फसाने अजायब का हीरो और अंजुमन आरा का आशिक है। जाने आलम ही का शामियाने के तले मसनदे जवाहर निगार पर बैठाया जाता है। अंजुमन आरा जो फसाने अजायब की हीरोइन है और मलिक ज़रनिगार की शहज़ादी और जाने आलम की महबूबा है। फिर है फ़िरोज़ बख्त जो कि मुल्क ख़तन का बादशाह है। फ़िरोज़ बख्त जो कि मुल्क ख़तन का बादशाह है, शहज़ादा जाने आलम का बाप है। किसका बाप है? जाने आलम का बाप है। और जाने आलम के बाप का क्या नाम है? तो यहाँ से देखिएगा, ये फ़िरोज़ बख्त है। माह तलत जिससे शहज़ादा जाने आलम की शादी 14 साल की उम्र में होती है। माह तलत इससे ये इसकी पहली बीवी होती है और इसी से इसकी पहले शादी होती है 14 साल की उम्र में। और महर निगार फसाने अजायब का सबसे कामयाब और जानदार किरदार है। वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। महर निगार फसाने अजायब का सबसे कामयाब और जानदार किरदार है। डॉक्टर नैयर मसूद ने तो मलका महर निगार को ही हीरोइन माना है और इनका कहना है कि मलका का किरदार अंजुमन आरा से ज़्यादा बावकार है। उसके बाद है शहपाल जादूगर हैं। जादूगर कौन है? शहपाल है। और ख्वाजा सिरा महबूब अली ख़ान। उसके बाद दिल आराम मलका महर निगार की कनीज़ है। और निशात अफ़ज़ा एक बाग का नाम है। कोह मतलब बर आर जहाँ जोगी रहता है। कोह मतलब बर आर जहाँ जोगी रहता है। फसाने अजायब में तोता का एक अहम किरदार है। दीगर किरदार हैं वज़ीरज़ादा, चिड़ीमार, देव, देवनी, सौदागर, जोगी, अंजुमन आरा का बाप, तोता। उसके बाद है जाने आलम अंजुमन आरा का किरदार। जाने आलम अंजुमन आरा का किरदार फसाने अजायब के मरकज़ी किरदार है। ये ज़रूर याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद जाने आलम और अंजुमन आरा के अलावा मलका महर निगार, तलत और वज़ीरज़ादे के भी किरदार अहम हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंप्लीट हुई दास्तान। अब मिलते हैं अगली दास्तान के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।